हेलीकॉप्टर से लटके हुए सरकारी अफसर, सड़क पर पिटते हुए मंत्री और सोशल मीडिया के जरिए हुई वोटिंग, वो भी प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए। पिछले 2 हफ्ते में नेपाल में जो हुआ है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। जो सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट से शुरू हुई थी, वो इतनी आगे बढ़ गई कि उससे कई ऐसी गतिविधियां हुई जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। आज आपका ज्ञान सेंट्रल में स्वागत है और आज हम यहाँ एक्सप्लोर करेंगे कि नेपाल में आखिर ये क्या हुआ, क्यों हुआ और सबसे जरूरी अब आगे क्या होगा। तो अब इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले प्रोटेस्ट और बैन से पहले नेपाल की स्थिति के बारे में एक दो चीजें समझनी होंगी। बहुत से लोगों को नेपाल एक शांत, खूबसूरत पहाड़ी देश लगता है, लेकिन वह ये नहीं जानते कि पिछले कुछ सालों से अंदर ही अंदर बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स नेपाल के लोगों को परेशान कर रही हैं। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है आर्थिक विकास की कमी, यानी कि लैक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेपाल की में जॉब्स का इतना बुरा हाल है कि हर साल 5 लाख नेपाली लोग अपना घर, अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में नौकरी की तलाश में जाते हैं। अब एक इंडिया जैसे देश में 5 लाख लोगों का जाना इतना बड़ा नंबर शायद आपको ना लगे, पर बात को समझिए, इस देश की आबादी, पॉपुलेशन सिर्फ 2 करोड़ है। यानी कि हर साल 1.5% लोग देश को छोड़ के जा रहे हैं, और वो भी उस इकोनॉमिक वर्ग के जिन्होंने देश को आगे बढ़ाना है, यानी कि यूथ। और वो अब इन सब प्रॉब्लम्स के बीच में नेपाल के लोगों का और स्पेशली वहां के यूथ का यह मानना है कि ये जो नेपाल की तकलीफें हैं ये सिर्फ और सिर्फ करप्शन और नेपोटिज्म की वजह से है। यानी कि एक तो यहाँ का सरकारी तंत्र बिल्कुल करप्ट है, और दूसरा वो जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को ही देते हैं, जिससे सरकारी अफसरों के और पॉलिटिशियंस के बच्चे तो बहुत तरक्की करते हैं, लेकिन बाकी नेपाल वहीं रह जाता है। अब यह जो भावना है वो कई बार सोशल मीडिया पे सामने आई है। कई मंत्रियों के बच्चों को निशाना बनाया गया है, ट्रोल्स का निशाना बनाया गया है, एक्टिविस्ट ग्रुप्स की बातों का, कि उनको सच में नेपोटिज्म की वजह से बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं जो कि बाकी लोगों को नहीं है। अब सरकार ने चाहा कि वो इन सोशल मीडिया एप्स को रेगुलेट करें। सरकार उन्हें बैन करना नहीं चाहती थी। नेपाल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली जिसमें यह कहा गया कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो कि नेपाल में ऑपरेट करेंगे, नेपाल में लोगों को अकाउंट बनाने देंगे, उन सबको सरकार के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। उन्हें एक आदमी देना पड़ेगा जो कि स्पॉक होगा और सरकार से बात करेगा उनकी डिमांड्स के बारे में। और मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि ये कोई अनरीजनेबल रिक्वेस्ट नहीं है। काफी सारे देशों की गवर्नमेंट्स, इनफैक्ट इंक्लूडिंग इंडियन एंड द बिग गवर्नमेंट्स, यूएस, यूके, यूरोप, दे ऑल रिक्वायर, उन सबको लगता है कि ये कंपनीज को रजिस्टर करना चाहिए सरकार के साथ, और वो कुछ कंटेंट को भी रिमूव कराती हैं। अब नेपाल सरकार की गलती थी वो यह थी कि उन्होंने सिर्फ 7 दिन का समय दिया सोशल मीडिया कंपनियों को रजिस्टर करने के लिए और उनकी पॉलिसी मानने के लिए, जो कि ज्यादातर ने नहीं मानी, टिकटॉक और एक दो और को छोड़कर। तो सरकार ने उन प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। जैसे ही वहां पर सोशल मीडिया बैन का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ और एप्स खुलनी बंद हो गई, लोगों ने सड़कों पे आना शुरू कर दिया। इस प्रोटेस्ट का नाम जेनजी प्रोटेस्ट इसलिए पड़ा क्योंकि प्रदर्शनकारी यानी कि प्रोटेस्टर्स जो थे वो एक कम उम्र के थे, वो देश की यूथ थी। अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि जब यहाँ प्रोटेस्ट शुरू हुए तो शुरुआत चाहे सोशल मीडिया बैन के लिए हो, पर बहुत ही जल्द ये प्रोटेस्ट सरकार की खिलाफत करने में बदल चुके थे। यानी कि लोगों ने ये कहा कि हमें अब सोशल मीडिया बैन तो हटवाना ही है, पर हमें ऐसी सरकार भी हटवानी है जो कि करप्ट है, नेपोटिज्म करती है, और सबसे ज्यादा हमारी आवाज यानी कि यूथ की और लोगों की आवाज को दबाने के लिए सोशल मीडिया को बैन तक कर रही है। तो ऐसी एंटी पीपल गवर्नमेंट के खिलाफ इतनी तेजी से आग लगी कि प्रोटेस्ट जल्द ही जल्द नेशन वाइड हो गए और हर क्षेत्र, हर जिले में होने लग गए। अब जैसा कि सरकारें करती हैं, नेपाल सरकार ने भी वही करा। प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने पुलिस फोर्सेस को ऑर्डर दिया कि वो किसी भी मींस के साथ इन प्रोटेस्ट को कंट्रोल करें। अब पहले ही दिन जो कि रिपोर्ट्स बताती हैं वो ये बताती हैं कि 300 प्रोटेस्टर्स को इंजरी हुई
और करीब करीब मिनिमम 19 लोगों की मौत गई। ये सिर्फ पहले दिन के प्रोटेस्ट के बाद है, जो कि पुलिस एक्शन से हुआ। अब इतिहास गवाह है कि मॉब यानी कि भीड़ को अगर ललकारा जाए, वो भी इस तरह, तो फिर वो बिगड़ जाती है। एक हिंदी का शब्द इस्तेमाल करूंगा, बिगड़ नहीं, बौखला जाती है। और वैसा ही नेपाल में हुआ। दूसरे दिन से इन जेंजी प्रोटेस्ट ने एक नया रुख ले लिया, जिसमें उन्होंने सरकार के हर तंत्र पर धावा बोला। यानी कि एनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट दैट दे कुड आइडेंटिफाई दे अटैक्ड। इसमें सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर्स होम एंड और कितने ही मंत्रियों के घर, सब पर हमला बोला गया। यहाँ पर जान और माल का नुकसान बहुत ही ज्यादा हुआ है। हालांकि सिक्योरिटी और सेफ्टी सिचुएशन तो इतनी खराब हो गई थी कि कई सीनियर लीडर्स की जान बचाने के लिए उन्हें फौज ने हेलीकॉप्टरों से निकाला है। और उसके बावजूद भी एक वहां के सीनियर मिनिस्टर का वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, जिनको सड़क के बीच में लोगों ने बुरी तरह से मारा और काफी इंजर कर दिया गया। अब देखिए, एक समझने वाली बात यह है कि जब भी भीड़ ऐसे हमला करती है, तो सिर्फ उनका नुकसान नहीं होता जिनके खिलाफ लोग उठे हों, नुकसान बहुत लोगों का होता है। कई होटल, कई मॉल लूट लिए गए। कितने ही रिपोर्ट आए कि 5 स्टार होटल्स का सामान भीड़ लेकर चली गई। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई एलिमेंट काम कर रहे थे। एक एलिमेंट तो था जो आंदोलन कर रहा था, जो सरकार पलटना चाहता था, सरकार के खिलाफ था, और ये करना उनका हक है। और मुझे लगता है कि इंटरनेशनल पावर्स उनका साथ भी जरूर देती। पर वहां पर कुछ तंत्र ऐसे जरूर थे जो सिर्फ और सिर्फ इस केओस का, इस अनसर्टनिटी का फायदा उठाकर जाकर अपने टारगेटेड लोगों पर हमला भी करना चाहते थे, अपने फायदे के लिए चीजें चुराना भी चाहते थे। और कईयों ने तो अपने फायदे के लिए जेल्स और प्रिजन्स पर हमला करके लोगों को भी वहां से निकाला है। तो मेरी बात को समझिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे प्रोटेस्ट्स की भावना सही थी, चाहे प्रोटेस्ट्स एक सही रीजन की वजह से करे गए, लेकिन वहां पर कई ऐसी ताकतें भी थी जो अपना फायदा या किसी और के नुकसान के लिए काम कर रही थी, और वो हुआ है, वो जरूर हुआ है। इसलिए हमें ये जरूर समझना चाहिए कि चाहे प्रोटेस्ट सही रीजन से हो, उसको करने का तरीका भी सही होना बहुत जरूरी है। नहीं तो कोलैटरल डैमेज यानी कि आम लोगों का नुकसान और आम लोगों की जान जाना, ये जरूर होता है, जो कि यहाँ बहुत ही बड़े पैमाने पर हुआ है। अब जब इतना बुरा हाल हो ही गया था कि सरकारी अफसरों को सच में और मंत्रियों को अपनी जान बचानी पड़ रही थी, तो वहां के पीएम ने इस्तीफा दिया। हालांकि सरकार के कई लोगों ने इस्तीफा दिया और आगे बढ़ने की, यानी कि एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाने की, जो पॉपुलर सपोर्ट से बने, उसका प्रस्ताव रखा गया। इसी बीच कुछ अफवाहें ऐसी भी उड़ रही थी कि शायद नेपाल की आर्मी, जिसने अब फुल डिप्लॉयमेंट करके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया था और प्रोटेस्टर्स को पीछे धकेल दिया था ताकि और जान और माल का नुकसान ना हो, कहीं वो टेक ओवर ना कर ले। अब समझिए कि नेपाल के बहुत पास पाकिस्तान है, एक नेबरिंग, काइंड ऑफ एक नेबरिंग कंट्री है, जहां पर अक्सर फौज जब भी कंट्रोल में आती है, सरकार का तख्ता पलट देती है। तो ये एक जेन्युइन कंसर्न थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेपाल की आर्मी ने कहा कि हम लीडर से बातचीत करके एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। जब ये बातचीत हुई कि ये जेंजी ऑपोजिशन का लीडर कौन बनेगा, तब भी उन गुटों के बीच में, यानी कि जेंजी के अलग अलग ग्रुप्स के बीच में टेंशन दिखी, डिसएग्रीमेंट्स हुए। इससे पता चलता है कि यह एक ग्रुप नहीं था जो सरकार के खिलाफ या सोशल मीडिया के लिए आगे लड़ रहा हो। ये कई सारे ग्रुप्स थे जो मौके का फायदा उठाकर अपने आप को भी उस मुद्दे के दम पर मेन स्ट्रीम में लाना चाह रहे थे। और ऐसे कई नेता उभर के आए जिनका नाम प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए उछाला गया। इसके बाद जो इस प्रोटेस्ट और इस पूरे चैप्टर का अंत हुआ, वो शायद इस पूरी सिचुएशन का सबसे ज्यादा जेंजी अंत है, जिसमें जो कि अब नेपाल गवर्नमेंट का नया इंटरिम प्राइम मिनिस्टर को चुनने का प्रोसेस है, वो एक ऑनलाइन मीटिंग के जरिए हुआ, जिसमें कई हजार, शायद कुछ लाख लोगों ने कई अन्य तरीकों से उसमें शामिल हुए।
और उसके बाद डिस्कॉर्ड के सर्वर पर वोटिंग हुई, जहां पर एक डिस्कॉर्ड पेज पर पब्लिकली वो बनाया गया कि कौन कौन से कैंडिडेट्स को कंसिडर किया जा रहा है, और वहां पर जेनजी ने वोटिंग करी और इस तरीके से अपना कैंडिडेट चुना। तो मुझे लगता है कि ये एक भविष्य का ग्लिम्स है कि फ्यूचर में हमें ऐसा जरूर देखने को मिलेगा कि हम घर बैठे बैठे ऐप्स के जरिए ही देश की, अगर देश की नहीं तो एटलीस्ट लोअर लेवल रोल्स की जो सिलेक्शन है वो ऐसे ही करें। अब कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ग्लोबल डीप स्टेट का काम है, या बाहरी ताकतें यानी कि दूसरी सुपर पावर्स जो यहाँ सरकार का तख्ता पलट करना चाहती थी उनका काम है। कई ये भी कह रहे हैं कि ये एक अटेम्प्ट है नेपाल की सरकार को वीक करके वहां की मोनार्की को वापस लाने। इसके बारे में भी हम अलग से एक दिन चर्चा जरूर करेंगे। बट मुझे लगता है कि जिस स्पीड और स्केल से ये प्रोटेस्ट हुआ, तो जो ताकतें इसे कराना चाह भी रही थी वो भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाई। ये इतनी तेजी से वाइल्ड फायर की तरह फैल गया कि अब ये किसी के कंट्रोल में नहीं था। किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि ये सब हो जाएगा और इतनी जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये पूरा एपिसोड, चाहे कई ताकतें कराना चाहती हूँ, ये एक टाइम के बाद उन सब ताकतों से बाहर चला गया था। अब नेपाल के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ने शपथ ले ली है और उन्होंने 2026 मार्च के लिए जनरल इलेक्शन भी अनाउंस कर दिया है। हमारे हिसाब से तो इस पूरी सिचुएशन में चाहे कंक्लूजन नेपाल के फेवर में हुआ हो कि एक करप्ट गवर्नमेंट रिमूव हो के एक रेवोल्यूशन आए, पर लेकिन जो लॉस ऑफ लाइफ और जिस ब्रुटैलिटी से लॉस ऑफ लाइफ हुआ है आम लोगों का भी और पॉलिटिशियंस का भी, वो बिल्कुल सही नहीं है। और ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एक देश में नहीं आनी चाहिए। ये था हमारा एनालिसिस, ज्ञान सेंट्रल का एनालिसिस इस पूरे सिचुएशन पे। अब आप बताइए हमें कि आपके हिसाब से ये क्यों हुआ और क्या ये दोबारा हो सकता है, और सबसे जरूरी क्या ये और देशों में भी हो सकता है कि ऐसे ड्रामेटिक विजुअल आए कि सीनियर मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट पे ही लोगों ने धावा बोल दिया हो। धन्यवाद। ज्ञान सेंट्रल देखने के लिए आपका शुक्रिया, और हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे जो हमें लगेगा कि आपको जानकर अच्छा लगे उनके बारे में। थैंक यू।